तैयारी के समय बेटा आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं आपके साथ में जो टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा करते हैं लेकिन एग्जाम में शायद उतना बेहतर नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो साल भर टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं लेकिन वो एग्जाम में बहुत अच्छा करते हैं। एग्जाम में सबके लिए 3 घंटे का ही टाइम होता है। तो आप उस 3 घंटे के टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करें, कौन सी स्ट्रेटेजी आप यूज करें जिसके द्वारा आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि टॉपर स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी में क्या अंतर होता है और आप टॉपर स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी का कैसे यूज करें ताकि एग्जाम में आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएं। आपको सब कुछ आता है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, उसके बावजूद आप एग्जाम में अगर बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, आपको अगर तरीका नहीं पता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, आंसर देने का, पेपर अटेम्प्ट करने का, तो सब कुछ आने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बहुत सारे बच्चे कई साल तक इसी जाल में फंसे रहते हैं। तो इस वीडियो में इन्हीं सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि आप मुझ पे क्यों विश्वास करें, क्योंकि मैंने भी एग्जाम क्रैक किया है। मैं भी खुद एक डॉक्टर हूं। 2010 में मैंने एमबीबीएस किया केजीएमयू लखनऊ से। यूपी का आप जानते हैं नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है, इंडिया के टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस में आता है। इसलिए आप विश्वास कर सकते हैं क्योंकि मैंने भी वही काम किया जो आप कर रहे हैं। आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं वो एग्जाम मैंने क्रैक किया हुआ है। आज के समय में 99.99% ऐसे टीचर आपको मिलेंगे, ऐसे भैया दीदी आपको मिलेंगे जो स्ट्रेटेजी बताएंगे जिन्होंने खुद कभी कुछ नहीं किया है या करने की कोशिश की और कर नहीं पाए हैं। मतलब वो तैरना नहीं जानते हैं और आपको सिखाएंगे कि कैसे तैरना है। मतलब खुद तो डूब गए और आपको सिखाते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों की पहचान करिए जो आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि टॉपर और एवरेज स्टूडेंट की स्ट्रेटजी में क्या अंतर रहता है, किस तरीके से वो पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का क्या अप्रोच होता है। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, जो बहुत अच्छा करते हैं एग्जाम में, वो इजी क्वेश्चन को पहले करते हैं। जैसे आपने मान लीजिए कि पेपर करना शुरू किया और कोई क्वेश्चन ऐसा जिसमें आपको लग रहा कि अरे ये तो बहुत बड़ा सवाल है, इसमें 5-10 लाइनें लिखी हुई और इसको पढ़ने में, इस सवाल को करने में 5 मिनट लग जाएगा या 2-3 मिनट लग जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप करते हैं, उस पर गोला लगा दीजिए, एक सर्कल मार करिए कि इसको बाद में करेंगे। क्योंकि जितनी देर में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे उतनी देर में आप आसान वाले 4-5 सवाल अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन यह बहुत हिम्मत का काम है ना, कि कोई क्वेश्चन आपने देखा और आपने कहा कि इसको बाद में करेंगे। क्योंकि लालच आ जाता है और कभी कभी हमें जिद भी आ जाती है ना कि अरे इस क्वेश्चन को करके ही आगे बढ़ेंगे, और इस चक्कर में कई बार सिलेक्शन नहीं होता है। जब 1 नंबर 2 नंबर से सिलेक्शन रुकता तब लगता कि अरे यार वो सवाल गलत ना हुआ होता, या उस सवाल में ज्यादा टाइम ना दिया होता, या बाद वाले सवाल अटेम्प्ट कर लिए होते तो शायद सिलेक्शन हो जाता। तो आप जब पेपर अटेम्प्ट करिए तो आप देखिए जो बड़े सवाल हैं, जिनकी लैंग्वेज ज्यादा लेंदी है, या जिनके ऑप्शन ज्यादा बड़े हैं, या जिनमें बड़े डायग्राम दिए हुए हैं, उनको आप स्किप कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन को आप पहले करिए और उसके बाद आप आसान सवालों पे जाइए। जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, वो शुरू में ही टफ क्वेश्चन में फंस जाता है, जाके स्टक हो जाता है वहीं पर। जितनी देर में एक जो टॉपर स्टूडेंट है वो 5-10 सवाल कर लेता, उतनी देर में जो एवरेज स्टूडेंट है वो 1-2 सवाल कर पाता है। और यहीं से फिर वो टाइम धीरे धीरे जब निकलना शुरू होता है ना, तो बच्चा घबराना शुरू करता है कि अरे अब तो टाइम निकल गया, अब तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि आप दिमाग में ये रखिए ना कि 180 मिनट का टाइम है और 180 सवाल है। यानी एवरेज अगर आप देखें तो हर मिनट के लिए, हर मिनट में एक सवाल आपको करना है। लेकिन ये सीधा कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि आपको एएमआर भी फिल करनी है। जो एग्जामिनर है वहां पर, इन्विजिलेटर है, वो साइन करने आएंगे। बहुत सारा डिस्टरबेंस होगा, तो आप मान के चलिए कि 15-20-25 मिनट का टाइम आपका चला जाएगा। यानी जो आपका इफेक्टिव टाइम हो करीब 2.5 घंटे का होगा। 2.5 घंटे में आपको 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो अगर आप टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मतलब फिजिक्स के क्वेश्चन के लिए अलग टाइम, केमिस्ट्री के क्वेश्चन के लिए अलग टाइम, और बायो के क्वेश्चन के लिए अलग टाइम आपको रखना है। बायो में 1 मिनट के अंदर आप 2-3 सवाल कर लेते हैं, और फिजिक्स में कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें एक सवाल को करने में 2-3 मिनट आपको लग जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हर क्वेश्चन के लिए बराबर टाइम रखेंगे। बायो के क्वेश्चन के लिए कम टाइम रखेंगे आप, 15-20 सेकंड का, 30 सेकंड का। और फिजिक्स के क्वेश्चन के लिए आप कम से कम हर सवाल के लिए 1 मिनट से ज्यादा का टाइम बचा के रखेंगे। तभी आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, वरना 180 सवाल आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे।
तो टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करता है टॉपर स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं, तो टॉपर स्टूडेंट जो होता है वो हर क्वेश्चन के लिए टाइम सेट कर लेता है कि भैया हमको बायो में कितना टाइम देना है, फिजिक्स में कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री में कितना टाइम देना है, और वो उस पेस को बना के रखता है। एवरेज स्टूडेंट क्या करता है कि मान ली बायो करना उसने शुरू किया और बायो में उसने 1 घंटे 1.5 घंटे लगा दिए, तो अगर बायो में आप 1-1.5 घंटे लगा दोगे ना तो फिर पूरा क्वेश्चन पेपर कभी अटेम्प्ट ही नहीं हो पाएगा। तो आप शुरुआत से ही एक पेस बना के रखिए और उसी पेस के हिसाब से काम करिए। जैसे मान लीजिए आपने बायो से शुरू किया तो बायो आपका 40 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 45 मिनट 50 मिनट आप ले लीजिए। उसके बाद आप मान लीजिए केमिस्ट्री कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन करने के लिए आपको 45-50 मिनट 1 घंटे लग सकता है। और उसके बाद फिर फिजिक्स के लिए 1 घंटे 1.25 घंटे 1.5 घंटे का टाइम आपके पास बचा होना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं कि भाई उनका फिजिक्स अच्छा होता है तब उनके लिए तो बढ़िया है, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो नीट की तैयारी करते हैं ना उनका फिजिक्स बहुत बेहतर होता नहीं है, तो वो बायो जितनी जल्दी करेंगे उतना ही बढ़िया तरीके से फिजिक्स को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अब एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, वो जल्दबाजी करता है ना, एक क्वेश्चन के पीछे टाइम वेस्ट कर देता है और जल्दी जल्दी करने के चक्कर में ना कि जल्दी कर लें जल्दी कर लें, इस चक्कर में उसकी फिर दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं कि अरे क्वेश्चन कर रहे हैं निकल नहीं टाइम निकला जा रहा है और क्वेश्चन निकल नहीं रहा है। तो एक क्वेश्चन में कभी भी टाइम वेस्ट ना करो, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वहां पर रुको मत, उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ो, क्योंकि दिमाग में ये रखो ना कि 180 क्वेश्चन पूरे नहीं करने भैया सही। सिलेक्शन के लिए हमें 150 160 सवाल अगर हम कर ले रहे हैं भाई, वो तो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे नीट 2024 की आप बात करें तो वहां पर 165 170 क्वेश्चन करने थे तब जाके सिलेक्शन हुआ, लेकिन अब नीट 2025 की आप बात कर लें तो यहां पर आप अगर 130 सवाल कर ले रहे थे तब भी सिलेक्शन हो जा रहा था। 519 520 नंबर कट ऑफ गया यहाँ पर, 130 क्वेश्चन आपने किया आपका सिलेक्शन हो गया। तो ये भी दिमाग में रखना, क्वेश्चन करते समय आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा है, आसान आया है या फिर टफ आया है। तो अब ये दिमाग में रखना है कि भैया 180 क्वेश्चन पूरे हमें अटेम्प्ट ही नहीं करने, हमें जितना करना है उतना एक्यूरेसी के साथ में करना है। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन लेंदी है, तो उस पर टाइम वेस्ट करने के लिए उसको छोड़ के आसान सवाल करें। अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। तो अगर टॉपर स्टूडेंट की बात करें तो टॉपर स्टूडेंट पहले उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है जिनके बारे में उसे लगता है कि वो सही कर रहा है। मतलब हमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने, हमें एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देना है। मतलब सिलेक्शन के लिए देखो दो चीज जरूरी होती हैं, एक तो एक्यूरेसी भी चाहिए और दूसरा स्पीड भी चाहिए, कि हम स्पीड में करें और एक्यूरेसी भी रखें। स्पीड और एक्यूरेसी में क्या करना है भाई, हमें अगर स्पीड बहुत कम रहेगी और एक्यूरेसी हमारी अच्छी होगी, मान लीजिए हमने स्पीड बहुत कम रखी और हमने एक्यूरेसी बहुत बढ़िया रखी, 100 सवाल हमने 3 घंटे में किए, तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन हमने 180 सवाल 2 ही घंटे में कर डाले, लेकिन उसमें 100 सवाल गलत हो गया, एक्यूरेसी नहीं लेकिन स्पीड ज्यादा है, तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो दोनों चीजों में बैलेंस बना के हमें चलना है, स्पीड भी हमें बढ़िया रखनी है, एकदम स्मूथ स्टेडी एकदम रखना है, और एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। जिन क्वेश्चन के बारे में आपको पता है कि भैया ये नहीं आ रहा, उसको छोड़ देना है। एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, तुक्का लगाता है कि चलो ठीक नहीं आ रहा है तो तुक्का लगा देते हैं, हो सकता है सही हो जाए। तो गेस नहीं करना है। गेस कब करना है आपको, जब आपको लगे कि भाई दो ऑप्शन में हमें नहीं पता है कि क्या होगा, उस केस में अगर आप गेस करेंगे तुक्का लगाएंगे तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि आपका सवाल सही होगा। लेकिन अगर चारों ऑप्शन नहीं आते और आप तुक्का लगा रहे हैं तो आप खुद ही सोचिए, मैथमेटिक्स तो आपने पढ़ी है, 25% प्रोबेबिलिटी है सही होने की और 75% प्रोबेबिलिटी है गलत होने की। तो तुक्के से सिलेक्शन तो कभी नहीं होना, ये तो भूल ही जाइए आप। तो टॉपर स्टूडेंट क्या करता है, वो एलिमिनेशन मेथड का यूज करता है कि भाई अगर मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करके एक अच्छा ये एनसीईआरटी में दिया गया नहीं दिया गया, उससे वो एलिमिनेट कर लेता है। एवरेज स्टूडेंट गेस लगा देता है कि अच्छा चलो अक्कड़ बक्कड़ करके ऑप्शन 3 लगा दिया, 4 लगा दिया, या आखिरी में 20 सवाल नहीं लिख रहे तो 20 सवाल में उसने एक जैसा ऑप्शन भर दिया। ये सब काम नहीं करने। अगर आपको नहीं आता है तो आप छोड़ दीजिए। हाँ, दो ऑप्शन में अगर कंफ्यूजन है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है, लेकिन ज्यादा अटेम्प्ट के चक्कर में गलती नहीं करनी। एवरेज स्टूडेंट यही करते हैं कि भाई वो ज्यादा कि हम पूरा अटेम्प्ट कर ले 180 कर ले और उस चक्कर में वो गेस करते चले जाते हैं और इस चक्कर में नेगेटिव ज्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं माइंडसेट, कि जब एग्जाम देने हम जाते हैं तो हमारा माइंडसेट कैसा होता है, एक टॉपर का एक एवरेज स्टूडेंट का कैसा माइंडसेट होता है। जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो अपने आप पे विश्वास करता है और एकदम शांत रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है कि हाँ मैंने साल भर पढ़ाई की है
और अगर मुझसे सवाल नहीं बन रहा है तो फिर किसी से नहीं बनेगा, ये विश्वास होना चाहिए। और टॉपर ये विश्वास लेके जाता है। मैं भी जब 2010 में एग्जाम देने गया था तो मुझे ये पता था कि सिलेक्शन होगा, ये विश्वास करके गया था, साल भर मेहनत की थी, तो ये विश्वास था, कॉन्फिडेंट था। तो एक टॉपर शांत रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है और फोकस्ड रहता है, ठीक है, और बिल्कुल घबराता नहीं है। उसको कंट्रोल करना आता। भाई ये तो क्लियर है कि एड्रेनालिन तो सभी को निकलेगा, चाहे वो बहुत अच्छा स्टूडेंट हो, बहुत अच्छी पढ़ाई की हो, या एवरेज स्टूडेंट हो, लेकिन उसको नर्व कंट्रोल करना आता है, उसको पता है कि अपने डर को कैसे कंट्रोल करना है। जबकि एवरेज स्टूडेंट जो होता है वो जल्दी पैनिक होता है, घबरा जाता है कि पता नहीं कैसे होगा, एग्जाम में इन्विजिलेटर आएगा, वो टाइम वेस्ट करेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन तो सबके लिए है ना, एवरेज स्टूडेंट यही सोचता है कि अरे ये पेपर मेरे लिए टफ है। नहीं, सबके लिए पेपर एक जैसा है, सबको बराबर टाइम मिल रहा है। इन्विजिलेटर सभी के कॉपी पर साइन करेगा, सबसे थंब लगवाएगा, सबको बबल फिल करने हैं। लेकिन एवरेज स्टूडेंट को लगता है कि अरे पेपर उसी के लिए टफ है और ऐसा उसी के साथ हो रहा। बिल्कुल नहीं। तो आपको एक टॉपर की तरह सोचना है। एवरेज स्टूडेंट ओवर थिंकिंग करता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, चेकिंग होगी उसमें क्या हो जाएगा। ये सब नहीं, एकदम शांत रहना आपको टॉपर की तरह। फाइनली अगर हम देखें तो आखिरी में जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो पेपर देने के बाद में आखिरी के लिए 15-20 मिनट बचाता है ताकि वो रिवीजन कर पाए कि कौन कौन से क्वेश्चन उसने छोड़ रखे हैं। वरना होता क्या है कि आपने जो क्वेश्चन उस सर्कल कर दिया ना कि बाद में देखेंगे, अगर आपने सही तरीके से स्पीड बनाते हुए पेपर को अटेम्प्ट नहीं किया ना तो आप उन क्वेश्चन को दोबारा देख ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है टॉपर की तरह कि 15-20 मिनट का टाइम बच जाए और उसमें उन क्वेश्चन को हम फिर से देख पाए जिन क्वेश्चन को हमने मार करके छोड़ दिया है, कि शायद अभी हमारे पास टाइम है, उन क्वेश्चन को अब हम निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि ऐसे 15-20 सवाल हमने छोड़ रखे थे और अब हम 150-160 सवाल कर चुके हैं। इतना तो हम कर चुके हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा। अब उन क्वेश्चन को जाके हम फिर से देखें। साथ ही ओएमआर फिल करते समय गलती नहीं करनी। एक क्वेश्चन देखना है और उसका ऑप्शन फिल करना। क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा, उसका ऑप्शन अगर 1 है तो आपने 1 फिल किया, 2 का देखा 3 है तो 3 फिल किया, थर्ड क्वेश्चन देखा सेकंड ऑप्शन सेकंड फिल किया, फोर्थ देखा आपने क्वेश्चन उसका ऑप्शन 1 है वो सही किया आपने, 5 देखा 4 फिल किया। इस तरीके से कुछ बच्चे क्या करते हैं जो एवरेज होते हैं, उनकी थिंकिंग ऐसी होती है, वो 4 क्वेश्चन का ऑप्शन एक साथ देख लेते हैं कि 4 क्वेश्चन देखे और याद किया कि 3 1 2 4 और फिर ओएमआर में आके भर रहे हैं। ऐसे नहीं करना है। इसमें अगर एक क्वेश्चन कहीं पे आपने स्किप किया है ना और आपने अगर ऐसे पढ़ लिया तो पूरा सीक्वेंस आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो हमेशा एक क्वेश्चन देखिए और उसका ओएमआर में ऑप्शन फिल करिए। कभी 2 3 4 देख के मत करिए। और ये आपने प्रैक्टिकल किया भी होगा, अगर आप टेस्ट सीरीज दिए होंगे तो आपने देखा होगा अगर इस तरीके से आप करते हैं कि एक साथ 4 क्वेश्चन का ऑप्शन देख के आप फिल करते हैं तो फिर गलतियां होती, 2 3 4 सवाल ऐसे गलत होते हैं। और 3 4 सवाल गलत करने का मतलब कि 15-20 नंबर आप पीछे चले जाते हैं, लाखों में रैंक आपकी पीछे चली जाएगी, आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो एमआर बहुत ही केयरफुली आपको फिल करना है। हाँ, एक काम और कर सकते हैं जैसे मैंने किया था, वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने बायो का पेपर किया और बायो का पेपर करते समय आपको अगर एनसीईआरटी आपने बढ़िया से पढ़ रखी है, तैयारी आपकी अच्छी है, तो 80-85 क्वेश्चन पहले राउंड में आपके निकल जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन वो बड़े होंगे, हो सकता है आउट ऑफ एनसीईआरटी वो आपसे ना बने। तो आपने मान लिया 80 सवाल किए और उसके बाद आप बबल फिल कर लीजिए, उसके बाद आप केमिस्ट्री करिए, उसके बबल आप फिल कर लीजिए, फिर फिजिक्स करिए, उसके बबल फिल करिए। इस तरीके से आप करिए और फिर जो क्वेश्चन आपसे छूट गए उनको फाइनल राउंड में आप चेक कर लीजिए अगर आपके पास टाइम बचता है तो। लेकिन बार बार मैं वही कह रहा हूं कि कोई बड़ा सवाल है उसमें स्टक मत होइए। हो सकता है कि आखिरी में ऐसे सवाल दिए हों जो आसान हो, वन लाइनर हो, लेकिन आपके पास टाइम ही ना बचे उन क्वेश्चन को देखने का, क्योंकि शुरुआत में ही आप बड़े क्वेश्चन में स्टक हो गए, वहीं पर आप फंसे रह गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओएमआर को सही तरीके से फिल करें, वरना आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद सही आंसर करने के बाद ओएमआर ही नहीं फिल कर पा रहे हैं। और बच्चों से गलतियां होती, हर एक बच्चा इसमें गलती करता है, ओएमआर में 2-4 मिस्टेक कर ही देता है। लेकिन आपको नहीं करना है, आपको एक टॉपर की तरह काम करना है। और टॉपर आप देखते हैं पूरे में पूरे मार्क्स लेके आते हैं। कैसे ले आते हैं? क्योंकि उन्होंने ओएमआर फिल करने में कोई भी गलती नहीं की। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में? तो टॉपर स्टूडेंट जो होता है ना, उसका जो एग्जीक्यूशन होता है बहुत ही स्मार्टली होता है।
एवरेज स्टूडेंट होता है वो रैंडमली अटेम्प्ट करता है कि कभी देखा फिजिक्स देख लिया, कभी केमिस्ट्री पेपर करने लगा, कभी उसको टफ लगा तो बायो पे चला गया। ये एकदम रैंडम अप्रोच होता है जो कि बहुत गलत है। दोनों स्टूडेंट की सेम प्रिपरेशन होने के बाद भी रिजल्ट अलग क्यों आता है? आपने देखा होगा आपके साथ ही में कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मेरे साथ में कई सारे ऐसे लोग, जब मैं तैयारी करता था कई मेरे साथ ऐसे मेरे मतलब साथ के लोग थे जो जिनको मुझसे बढ़िया आता था, जिनसे मैं सवाल पूछता था, लेकिन मैं सेलेक्ट हो गया, वो नहीं हो पाए क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करना अलग चीज है और हमारी नॉलेज होना अलग चीज है। तो इसीलिए यहां पर यह बहुत जरूरी बात है कि हम किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले बायो को अटेम्प्ट किया। बायो मुझे लगता है कि भाई सबसे ज्यादा स्कोरिंग, और 180 सवाल में 90 सवाल तो बायो के ही हैं जिनको आप जल्दी भी कर सकते हैं, आसान भी होते हैं और स्कोरिंग भी होते हैं। तो मैंने सबसे पहले बायो किया, उसके बाद केमिस्ट्री किया और लास्ट में फिजिक्स की। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पहले करेंगे, ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है। आपने टेस्ट सीरीज में जिस तरीके से ऑर्डर फॉलो किया हो वही ऑर्डर फॉलो करिएगा। एग्जाम में कुछ नया अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करिएगा कि कुछ नया कर लें। मतलब हो सकता है कि आपने पूरे साल भर टेस्ट सीरीज में बायो किया हो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स की, और आप टेस्ट नीट देने गए और वहां पर आपने देखा कि पहले केमिस्ट्री करने लगे या पहले फिजिक्स करने लगे या पहले बायो किया फिर फिजिक्स किया केमिस्ट्री किया। वो सीक्वेंस आपको गड़बड़ नहीं करना है और ऐसे कूद कूद के नहीं जाना है कहीं पर। एक सब्जेक्ट जो शुरू करना है उसको खत्म करना, हाँ बीच में 5-10 सवाल भले नहीं आ रहे हैं उन पे आप सर्कल करते छोड़ते चले जाइए, लेकिन रैंडम अटेम्प्ट मत करिए। और साल भर में जिस तरीके से आपने प्रैक्टिस की है उसी तरीके को आप यूज करिएगा। और सबसे फाइनल बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने साल भर मेहनत की है, अपने आप पे आप विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। और एक बात ध्यान रखिए कि जो सिलेक्शन है ये नॉलेज से नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन से होता है। वही नीट का पेपर आप अपने घर पे करेंगे तो आप कर लेंगे, लेकिन वो एग्जाम के दिन 3 घंटे में वो नीट का पेपर, क्योंकि वो एग्जाम का प्रेशर भी है, टाइम का प्रेशर भी है, इन्विजिलेटर का प्रेशर भी है, साल भर की मेहनत का प्रेशर भी है, तो उसको हैंडल करना है। तो सिलेक्शन नॉलेज से नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन से होता है कि आप किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करते हैं, कैसे आप अपनी नफ्स को कंट्रोल करते हैं, कैसे उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे खुद को शांत रखते हैं। तो आप अच्छे तरीके से पेपर दीजिए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2026।